हेलो डियर लर्नर्स, लकी स्टडीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर हर्षलता और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी में जूलॉजी के पहले चैप्टर मानव त्वचा के बारे में। पहले लेसन एंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारी मानव त्वचा क्या होती है, कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और महत्व क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। मानव अध्यावरण तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अध्यावरण कहते किसे हैं। तो अध्यावरण जैसा कि नाम बताता है कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक जो सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, इसे अध्यावरण कहते हैं। ये अध्यावरण तंत्र जो है ये मुख्य रूप से दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो त्वचा और दूसरा त्वचा के उपांग, यानी कि त्वचा और त्वचा के उपांग मिलकर मानव अध्यावरण तंत्र का निर्माण करते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं हम त्वचा की। त्वचा क्या होती है। तो त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण होती है और ये उपकला ऊतक से बनी होती है। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, हमारे शरीर में कुल 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो उपकला ऊतक जैसे कि नाम बता रहा है, ये उपकला ऊतक हमेशा हमारे शरीर के अंदर के जितने भी अंग होते हैं उनका बाहरी आवरण बनाने का कार्य करता है। अब क्योंकि त्वचा भी हमारे शरीर का एक आवरण है, तो ये उपकला ऊतक से बनी होती है। त्वचा हमारे शरीर की सबसे बड़ी उपकला ऊतक होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा शरीर में उपकला ऊतक कौन सा है। तो सबसे बड़ा ऊतक, उपकला ऊतक शरीर में त्वचा पाई होती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं त्वचा के महत्व के बारे में कि आखिर ये त्वचा का महत्व क्या है। उसी के बाद में हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान पाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले त्वचा के महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो त्वचा एक बाहरी रक्षात्मक आवरण होती है हमारे शरीर का। हमारे शरीर की रक्षा करती है बाहर के तापमान से, बाहर से आने वाले पैथोजन से। हमारे शरीर का पहला जो डिफेंस बैरियर होता है वो त्वचा होती है। तो त्वचा का रक्षात्मक आवरण का निर्माण करना हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। उसके बाद में त्वचा जो है एक महत्वपूर्ण काम करती है ताप नियमन का। आपने देखा होगा, हमें जब सर्दी लगती है तो हमारे शरीर के रोम छिद्र खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दी में ये जब बाल खड़े होते हैं तो ये हमारे शरीर के चारों तरफ एक इंसुलेटर लेयर का काम करते हैं, इंसुलेटर लेयर बना देते हैं, जिससे कि हमें सर्दी का एहसास कम हो। उसी तरह से जब गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है और ये पसीना जब इवेपोरेट होता है तो हमें ठंडक का एहसास होता है। तो उस समय ये हमें अधिक गर्मी से बचाती है। तो इस तरीके से ताप नियमन में त्वचा का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमारे शरीर के तापक्रम को बनाए रखने में त्वचा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है त्वचा का संवेदनाओं से संबंधित। त्वचा के अंदर बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं का जाल फैला रहता है और ये जाल संवेदनाओं को ग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें गर्मी लगती है तो हमें एहसास होता है, हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो हम जल्दी से अपना हाथ हटाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी त्वचा में संवेदना है। ये त्वचा उस संवेदना को लेती है और हमें ये बताती है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ हमें चुभ रही है, ये चीज़ हमें सॉफ्ट लग रही है। तो ये सारी के सारी संवेदनाएं कहाँ से आती है? ये सारी की सारी संवेदनाएं हमें त्वचा के द्वारा मिलती है। तो संवेदना अंग का निर्माण करती है त्वचा हमारे लिए। इसके अलावा त्वचा बहुत सारे महत्वपूर्ण स्रावन भी करती है, जैसे कि स्वेद, त्वग्वसा या सीबन। स्वेद यानी कि पसीना। त्वचा जो है पसीने का स्रावन करती है। उसके साथ में त्वचा में उपस्थित तेल ग्रंथियाँ होती है जो त्वग्वसा या फिर तेल का स्रावन करती है। और ये तेल जो है ये हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब इसी के साथ में जब त्वचा पसीने का स्रावन करती है तो पसीने का स्रावन न सिर्फ ताप नियमन का कार्य करता है, बल्कि ये शरीर में जल संतुलन और अम्ल क्षार संतुलन का भी कार्य करता है। कैसे? जब पसीना शरीर से बाहर निकलता है तो पसीने के साथ में लवण भी शरीर से बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से जो ज़्यादा लवण होते हैं शरीर में, उन्हें पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से पसीना न सिर्फ ताप नियंत्रण का कार्य करता है, बल्कि शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है, अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। इसी के साथ त्वचा शरीर में संश्लेषण, संचयन
और अवशेषण का भी कार्य करती है। संश्लेषण कैसे, जैसे कि ऊपर बताया था कि त्वचा की तेल ग्रंथियाँ जो होती है वो तेल का निर्माण करती है और उसका सिक्रीशन करती है। संचयन कैसे, त्वचा के अंदर नीचे की तरफ वसीय ऊतकों का एक मोटी परत पाई जाती है, तो ये वसा के संचयन का कार्य करती है। विभिन्न प्रकार के अवशोषण का कार्य करती है और इसी के साथ त्वचा उत्सर्जन का कार्य भी करती है। उत्सर्जन का कैसे, कि जब त्वचा में पसीने का उत्सर्जन होता है, स्रावण होता है, तो पसीने के साथ विभिन्न प्रकार के लवण और कई प्रकार के उत्सर्जी कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये ऊपर के कुछ पॉइंट्स है जो ये बताते हैं कि त्वचा हमारे शरीर के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। अब हम आते हैं त्वचा की औतिकी पे या त्वचा की संरचना पे, कि हमारी त्वचा जो है उसकी संरचना कैसी होती है। तो हमारी त्वचा को जब हम टीएस काटते हैं, यानी कि अनुप्रस्थ काट जब हम हमारी त्वचा का काटते हैं, तो उसमें 2 लेयर स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो जो ऊपर वाली लेयर होती है वो कहलाती है बाहरी एपिडर्मिस, और जो नीचे वाली लेयर होती है वो कहलाती है आंतरिक डर्मिस। यानी कि हमारी त्वचा को अगर हम बाहर से अंदर की तरफ काटें तो जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है बाहरी एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ठीक नीचे की तरफ पाई जाती है आंतरिक डर्मिस। तो अब हम आइए इन दोनों के बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं कि एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और डर्मिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस जो है वो हमारे शरीर की सबसे बाहरी कवरिंग है, सबसे बाहरी लेयर है, और इसका निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। अब ये भ्रूणीय एक्टोडर्म क्या है, हमारा जब भ्रूणीय विकास होता है तब हम ये लोग जानते हैं कि भ्रूण का विकास एक सिंगल जायगोट से होता है, ठीक है। और ये जायगोट जो होता है इसके अंदर बहुत सारे कोशिका विभाजन होते हैं जिससे ब्लास्टुला बनता है, और इस ब्लास्टुला में बहुत सारी कोशिकाएं निर्मित हो जाती है। तो जब ये बहुत सारी कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं तो उसके बाद में ये कोशिकाएं अपना एक निश्चित अरेंजमेंट कर लेती हैं। तो इस अरेंजमेंट में जो सबसे शरीर के बाहर की कोशिका होती है उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, ठीक है। जो बीच वाली कोशिकाएं होती हैं उसे हम मीजोडर्म कहते हैं, और जो सबसे अंदर की कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम एंडोडर्म कहते हैं। तो ये जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म होती है ये अपने अपने काम बांट लेती है। ये ठीक वैसा ही है कि अगर हमें कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी होती है तो हम सारे लोगों को सारे काम बता देते हैं क्या? अगर हम सारे काम सारे लोगों को दे देंगे तो क्या एक भी काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब कोई भी काम करते हैं, जैसे अगर हमने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है तो हम एक लड़के को कहते हैं कि जाओ तुम डीजे का बंदोबस्त करना, दूसरे को कहते हैं कि तुम खाने का बंदोबस्त करना, तीसरे को कहते हैं कि तुम सजावट का बंदोबस्त करना। तो इस तरीके से हम कार्य का डिवीज़न कर लेते हैं ताकि सारे काम सही तरीके से हो पाएँ। तो ठीक उसी तरीके से भ्रूणीय अवस्था में जब जायगोट में कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है तो ये सारी कोशिकाएं अपने अपने ढंग से काम नहीं करती है, ये सारी कोशिकाएं अपने अपने काम को बांट लेती है। तो काम को बांटने के दौरान जो एक्टोडर्म की कोशिकाएं होती है ये कहती है कि हम कुछ निश्चित अंगों का निर्माण करेंगे, जैसे कि एपिडर्मिस का, नर्वस सिस्टम का। जो मीजोडर्म होती है वो शरीर के सारे अंतरांगों का निर्माण करती है, जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, जितने भी अंग होते हैं उन सब का निर्माण मीजोडर्म के द्वारा होता है। और जो एंडोडर्म होती है वो शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण करती है, जैसे कि इंटेस्टाइन की अंदर वाली लेयर का निर्माण करती है। जो हमारे लंग्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर वाली लेयर का निर्माण एंडोडर्म के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से भ्रूणीय अवस्था में कार्य का विभाजन किया जाता है, और इस कार्य के विभाजन में यही तय होता है कि एक्टोडर्म का निर्माण, एक्टोडर्म जो है वो आगे जाकर एपिडर्मिस का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सी जर्मिनल लेयर से कौन से अंग का निर्माण होता है। तो ये चीज़ बहुत याद रखने वाली है कि एपिडर्मिस का निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। इसके अलावा इस परत के अंदर रक्तवाहिकाएं और तंत्रिकाएं पूरी तरह से अनुपस्थित होती हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की रक्तवाहिका नहीं पाई जाती है और ना ही तंत्रिकाएं पाई जाती है। इस एपिडर्मिस की जो मोटाई होती है वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होती है। यानी कि कई बार हम जैसे देखते हैं कि हमारी हथेली और पाँव की तली की जो चमड़ी होती है वो अपेक्षाकृत मोटी होती है, जबकि जो होठों के आसपास की चमड़ी है, आँखों के आसपास की जो चमड़ी है वो पतली होती है। तो ये एपिडर्मिस की मोटाई अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पाई जाती है। अगर इस एपिडर्मिस के अनुप्रस्थ काट को भी अगर हम काटें और बाहर से अंदर की तरफ देखें तो इसमें 5 परतें पाई जाती हैं।
तो एपिडर्मिस को भी 5 उप परतों में विभाजित किया गया है। जो सबसे बाहर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ होती है वो कहलाती है शल्की परत या स्ट्रेटम कॉर्नियम। उसके ठीक नीचे पाई जाती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम या स्वच्छ परत। उसके नीचे पाई जाती है कणिकामयी परत। उसके नीचे उपस्थित होती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम और सबसे अंदर की तरफ होती है स्ट्रेटम मैल्पिगी। और इस स्ट्रेटम मैल्पिगी के ठीक नीचे की तरफ डर्मिस पाई जाती है। तो इस तरीके से शरीर में सबसे बाहर उपस्थित होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम और सबसे अंदर की तरफ उपस्थित होती है स्ट्रेटम मैल्पिगी। और स्ट्रेटम मैल्पिगी अपने नीचे वाली तरफ से डर्मिस से जुड़ी रहती है। तो सबसे बाहरी परत हुई शल्की परत और सबसे आंतरिक परत हुई स्ट्रेटम मैल्पिगी। तो अब हम इन परतों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि ये परतें क्या काम करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शल्की परत के बारे में। तो शल्की परत जो होती है, इसकी ये जो है सबसे बाहरी परत होती है एपिडर्म की। इसकी जो कोशिकाएं होती है इस तरह से चपटे आकार की होती है। और ये चपटी कोशिकाएं जो होती हैं ये लगभग 8 से 10 कोशिकाओं जितनी मोटाई लिए होती हैं, यानी कि 8 से 10 लेयर मिलकर एक शल्की परत का निर्माण करती है। अब ये जो शल्की परत की कोशिकाएं होती है ये सभी के सभी मृत कोशिकाएं होती हैं। और इन कोशिकाओं के अंदर एक विशेष कार्य होता है। इन कोशिकाओं के अंदर इलिडिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और इस इलिडिन प्रोटीन को लगातार केराटिन प्रोटीन में परिवर्तित किया जाता है। ये जो केराटिन प्रोटीन होता है ये मृत प्रोटीन होता है। यहाँ पर नीचे की कोशिकाएं जो होती है, क्योंकि ये कोशिकाएं मृत होती हैं तो ये डिवाइड होती नहीं है, लेकिन इसके नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार डिवाइड होती रहती हैं। तो नीचे से कोशिकाएं लगातार ऊपर की तरफ बढ़ती रहती हैं और जो मृत कोशिकाएं होती हैं वो टूटकर बिखरती रहती हैं। तो इस प्रकार से ये जो है मृत कोशिकाएं होती हैं जो कि नई जीवित कोशिकाओं के द्वारा रिप्लेस होती रहती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला कार्य ये होता है कि इन कोशिकाओं में इलिडिन नामक एक प्रोटीन होता है जो कि केराटिन नाम के प्रोटीन में परिवर्तित होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि यहाँ पर नीचे से आने वाली जीवित कोशिकाएं ऊपर वाली मृत कोशिकाओं को लगातार रिप्लेस करती रहती हैं। तो इस प्रकार ये शल्की परत कहलाती है। यहाँ पर एक केराटिनाइजेशन नाम का महत्वपूर्ण कार्य होता है। केराटिनाइजेशन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा इलिडिन को केराटिन प्रोटीन में बदला जाता है। तो शरीर की बाह्यतम परत में केराटिन प्रोटीन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसे केराटिनाइजेशन कहा जाता है। और हमारी त्वचा के विभिन्न उपांग जैसे कि बाल, नाखून, ये सब केराटिन से बने होते हैं और इन सब का निर्माण भी केराटिनाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। इसीलिए एपिडर्मिस की ये जो सबसे बाहरी परत होती है, जो शल्की परत होती है, इसे श्रृंगी परत या हॉर्नी परत भी कहा जाता है, क्योंकि इन परतों में केराटिन का निर्माण होता है। ये केराटिन जो है एक मृत प्रोटीन होता है, कड़क प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से क्योंकि ये कड़क होता है और इसका निर्माण शल्की लेयर में होता है, इसीलिए इस लेयर को श्रृंगी परत भी कहा जाता है। दूसरी जो परत आती है वो कहलाती है स्वच्छ परत। स्वच्छ परत जो होती है बहुत पतली सी होती है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि जो शल्की परत होती है वो मोटी होती है, जबकि ये परत जो होती है लगभग पतली होती है और इसकी कोशिकाएं भी चपटी होती है। और यहाँ पर ये कोशिकाएं जो होती है बहुत पतली परत होती है और ये पारदर्शी परत होती है। यहाँ की कोशिकाओं में इलिडिन नाम का पदार्थ बनता है। यहाँ इलिडिन कैसे बनता है, यहाँ पर कीरेटोहाइलिन का अपघटन करके इलिडिन में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि ये ऊपर वाली जो कोशिकाएं थी शल्की परत की, इनके अंदर इलिडिन को केराटिन में बदला जा रहा था। अब यहाँ पर जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम की कोशिकाएं हैं वह उनमें कीरेटोहाइलिन को इलिडिन में परिवर्तित कराया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर नीचे से आने वाली कोशिकाओं में कीरेटोहाइलिन को इलिडिन में परिवर्तित कराया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ कलर चेंज कर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो नीचे वाली कोशिकाएं हैं ये स्ट्रेटम ल्यूसिडम की कोशिकाएं हैं और जो ऊपर लाल कलर से दिख रही हैं ये स्ट्रेटम कॉर्नियम की शल्की परत की कोशिकाएं हैं। तो ये स्ट्रेटम ल्यूसिडम में कीरेटोहाइलिन को इलिडिन में परिवर्तित किया जा रहा है
अब ये जो इलिडिन की जो कोशिकाएं हैं, ये जब ऊपर पर विस्थापित होती हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ इस इलिडिन को कीरेटिन में बदल दिया जाता है। तो ये जो है शल्की परत की कोशिकाएं हैं और ये स्ट्रेटम ल्यूसिडम यानी कि स्वच्छ परत की कोशिकाएं हैं। यहाँ पर कीरेटोहाइलिन से इलिडिन को बनाया जाता है और शल्की परत में इस इलिडिन से कीरेटिन का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से एक जीवित प्रोटीन को मृत प्रोटीन में परिवर्तित करने का काम किया जाता है। अब स्वच्छ परत की जो ये कोशिकाएं हैं, इनका केंद्रक भी मृत होता है और इस परत को अवरोधी परत भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है त्वचा को जलरोधी बनाने का कार्य करती है। तो इस तरीके से ये थी दूसरी परत एपिडर्मिस की। तीसरी परत जो एपिडर्मिस की होती है उसका नाम होता है कणिकामयी परत। ये कणिकामयी परत जो है, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो बड़ी होती है और बहुतलीय कोशिकाएं होती है, यानी कि इनकी कोशिकाएं जो होती है साइज़ में बड़ी होती है और इस प्रकार से बहुतलीय होती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर जो है केंद्रक बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर इन कोशिकाओं में कीरेटोहाइलिन पाया जाता है। तो ये कणिकामयी परत जो है, इनमें ये कीरेटोहाइलिन छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में दिखाई देता है। तो ये कीरेटोहाइलिन जब ऊपर वाली स्ट्रेटम ल्यूसिडम में पहुँचता है तो इलिडिन में बदल दिया जाता है और उससे ऊपर वाली कोशिकाओं शल्की परत में जब पहुँचता है तो इस इलिडिन को जो है कीरेटिन में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर तीनों लेयर से कोशिकाएं विस्थापित होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। जो चौथी लेयर होती है एपिडर्मिस की, वो कहलाती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो होती है, इसमें विभिन्न प्रकार की आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सारी चपटी की कोशिकाएं पाई जाएगी या सारी गोल कोशिकाएं पाई जाएगी, विभिन्न आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और यहाँ पे इन कोशिकाओं के ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसे प्रवर्ध निकले रहते हैं, छोटे छोटे उभार निकले हुए रहते हैं। तो ये इन उभारों के द्वारा ये जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये जो कांटों जैसे इन उभारों की वजह से इन कोशिकाओं को शक कोशिका या चुभन कोशिका कहा जाता है। और ये कोशिकाएं एपिडर्मिस को कठोरता प्रदान करने का काम करती हैं। तो ये कोशिकाएं होती है विभिन्न आकार की होती हैं, इनके चारों तरफ छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं और ये इन उभारों के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और इसलिए इन उभारों की वजह से इन कोशिकाओं को चुभन कोशिका कहा जाता है। जो पांचवी जो परत होती है एपिडर्मिस की, वो कहलाती है स्ट्रेटम मैल्पिकी। यहाँ पर ये जो है एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक परत होती है, जो डर्मिस के ठीक ऊपर पाई जाती है और यहाँ की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ की कोशिकाओं को डर्मिस में उपस्थित रक्त वाहिकाओं से न्यूट्रिशन लगातार मिलता रहता है। अब इस परत की जो कोशिकाएं होती है वो स्तंभाकार होती है, कॉलमनार सेल होती है। स्तंभाकार का मतलब इस तरीके से लंबा लंबा स्ट्रक्चर पाया जाता है इन कोशिकाओं के अंदर। अब इन कोशिकाओं के अंदर बीच बीच में कुछ वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन वर्णक कोशिकाओं में मेलानिन का निर्माण होता है और ये मेलानिन वर्णक जो होता है ये हमारी त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो इन कोशिकाओं के बीच बीच में ये जो है जिनके अंदर वर्णक पाया जाता है, इन कोशिकाओं को वर्णक कोशिकाएं कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्ट्रेटम मैल्पिकी जो है सबसे आंतरिक परत होती है एपिडर्मिस की, जो कि डर्मिस के ठीक ऊपर उपस्थित रहती है। इस परत की कोशिकाएं जीवित होती हैं क्योंकि डर्मिस में उपस्थित रक्त वाहिकाओं के द्वारा इन कोशिकाओं को लगातार न्यूट्रिशन मिलता रहता है। इसके अलावा इस परत की कोशिकाएं स्तंभाकार होती है, कॉलम से शेप की होती हैं और इस परत में गड्ढेनुमा अंतर्वलन भी पाए जाते हैं, जिन्हें रेटेपैक्स कहा जाता है। रेटेपैक्स क्या होता है कि इस परत के ऊपर की जो कोशिकाएं होती है एपिडर्मिस की, वो अंदर की तरफ इस प्रकार से धंसकर गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये जो गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर होता है, इन्हें रेटेपैक्स कहा जाता है। ये रेटेपैक्स क्या करते हैं, त्वचा को कटने से बचाते हैं। आपने देखा होगा हमारे कोहनी के अंदर वाला जो हिस्सा होता है, जब हम उन्हें मोड़ते हैं तो उसमें कई सारे सलवटें पड़ जाती है और जब सीधा करते हैं तो वो सीधा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रेटेपैक्स की वजह से हो पाता है, क्योंकि ऊपर वाली जो कोशिकाएं होती है वो अंदर की तरफ धंस के इस तरीके से गड्ढे बना लेती है। तो ये जब गड्ढे फैलते हैं तो ये जो चमड़ी जो होती है, त्वचा जो होती है, इस प्रकार से सीधी हो जाती है और जब मोड़ते हैं तो इस प्रकार से पुनः ये गड्ढे बन जाते हैं। तो ये गड्ढे
इन वर्णक कोशिकाओं और इन जो स्ट्रेटम मैलपिकी की कोशिकाएं जो हैं इनके बीच बीच में फैले रहते हैं। इन गड्ढों को रेटिपेक्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्ट्रेटम मैलपिकी में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली कि ये सबसे आंतरिक परत है और यहाँ की कोशिकाएं जीवित होती है। दूसरा, इसके अंदर गड्ढे नुमा अंतर्वलन पाए जाते हैं जिन्हें रेटिपेक्स कहा जाता है। और तीसरा, इन कोशिकाओं के बीच बीच में वर्णक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिनमें मेलेनिन नाम का वर्णक पाया जाता है और ये हमारी त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये थी 5 परतें एपिडर्मिस की। अब एपिडर्मिस के ठीक नीचे दूसरी लेयर शुरू होती है त्वचा की, जिसे हम डर्मिस कहते हैं। ये जो है दूसरी महत्वपूर्ण लेयर होती है और जो एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाती है और इसका निर्माण भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। एपिडर्मिस का निर्माण जहाँ भ्रूणीय एक्टोडर्म से हो रहा था, वहीं डर्मिस का निर्माण भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। ये एपिडर्मिस के मुकाबले लगभग 2 से 3 गुना मोटी होती है और इसी के साथ ये जो है डर्मिस के मुकाबले ज़्यादा लचीली होती है और इसके अंदर ज़्यादातर संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। इस परत के अंदर सफ़ेद कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं, रक्त वाहिकाओं का और तंत्रिका वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। रक्त वाहिकाएँ जो हैं यहाँ की कोशिकाओं को न्यूट्रिशन प्रदान करती है और तंत्रिका तंतु जो हैं वो संवेदनाओं को लेने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर डर्मिस के अंदर ये विभिन्न जो हैं कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसी के साथ इन कंपोनेंट्स के अलावा त्वचा के जितने भी ग्राहक या रिसेप्टर्स जो होते हैं जो कि संवेदनाओं को लेने का काम करते हैं, वो भी इसी डर्मिस में पाए जाते हैं। और जितनी भी त्वचा की ग्रंथियाँ होती है, जैसे कि स्वेद ग्रंथियाँ, सिबेशियस ग्रंथियाँ, ये सारी के सारी ग्रंथियाँ इस डर्मिस में ही पाई जाती हैं। और इसके अलावा केशकूप जो होते हैं वो भी इस डर्मिस में उपस्थित रहते हैं। डर्मिस को मोटे तौर पर 2 लेयर में बांटा गया है। पहली होती है पेपिलरी लेयर और दूसरी होती है रेटिकुलर लेयर। पहली होती है पेपिलरी लेयर जो होती है उसके अंदर ज़्यादातर कोलेजन तंतु पाए जाते हैं और इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं, जो हमारी त्वचा को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ताकि हमारी त्वचा आसानी से फैल सके, वापस से सिकुड़ सके। तो ये जो फैलना और सिकुड़ना है ये इन कोलेजन और इलास्टिन तंतुओं की वजह से ही हो पाता है। और इसके अलावा यहाँ पर रक्त वाहिकाएँ बहुत सारी पाई जाती है। इस परत के अंदर छोटे छोटे बहिर्वलन भी उपस्थित रहते हैं, यानी कि जो डर्मिस होती, ये जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं, इनके ठीक नीचे डर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं, तो इन कोशिकाओं में इस तरीके से उभार होते हैं जिसके द्वारा ये एपिडर्मिस की कोशिकाएं जो होती है ये इस डर्मिस की कोशिकाओं के साथ में जुड़ पाती है। तो इन कोशिकाओं के अंदर छोटे छोटे ये बहिर्वलन होते हैं जिनके द्वारा ये एपिडर्मिस के साथ में जुड़ी रहती है। जो दूसरी महत्वपूर्ण परत होती है वो होती है रेटिकुलर परत। ये रेटिकुलर परत जो होती है ये थोड़ी सी मोटी होती है। यहाँ पर त्वचा की सारी ग्रंथियाँ पाई जाती है, केशकूप पाए जाते हैं और इसके अलावा वसी ऊतक एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। और इस रेटिकुलर परत के ठीक नीचे भी एडिपोज टिश्यू की एक बहुत मोटी परत पाई जाती है जो कि एक तापरोधी कवच का निर्माण करती है, यानी कि एक इंसुलेटर का निर्माण करती है ताकि हमारे शरीर को सर्दी ज़्यादा ना लगे। तो इस तरीके से ये जो है एक शारीरिक ताप को नियंत्रण करने में मदद करती है। तो इस प्रकार ये थी कहानी हमारी त्वचा की, कि हमारी जो त्वचा होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, महत्व क्या होता है। तो एक बार त्वचा का डायग्राम देखकर एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। त्वचा की जो ये सबसे बाहरी परत होती है ये एपिडर्मिस होती है। इस एपिडर्मिस के अंदर भी 5 लेयर्स होती है। जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसे शल्की परत कहते हैं। उसके ठीक नीचे स्वच्छ परत होती है, उसके नीचे कणिकामयी परत होती है और उसके नीचे स्ट्रेटम स्पाइनोसम पाई जाती है और सबसे नीचे स्ट्रेटम मैलपिगी होती है। उसके साथ में एपिडर्मिस के ठीक नीचे डर्मिस की लेयर पाई जाती है। ये डर्मिस की लेयर भी 2 परतों में विभाजित रहती है, पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर में। पेपिलरी लेयर जो होती है उसमें ज़्यादातर संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, जबकि जो रेटिकुलर लेयर होती है उसके अंदर ये सारी के सारी जो ग्रंथियाँ होती है, जैसे कि ये स्वेद ग्रंथि,
और ये जो केश कूप हैं ये सभी के सभी इस डर्मिस के आंतरिक लेयर में उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा रक्त वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। रक्त वाहिकाओं के साथ साथ में यहाँ पर तंत्रिकाओं का भी जाल फैला रहता है और इस डर्मिस के ठीक नीचे ये एडिपोज टिश्यू की फैट की एक लेयर होती है जो कि इंसुलेटर की तरह से काम करती है। तो इस प्रकार से ये था स्ट्रक्चर त्वचा का। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में दिखाई गई सभी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस आज की जो बातें हमने डिस्कस की है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न डाले हैं आपकी मदद के लिए, ताकि आपको ये पता चले कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। तो इन प्रश्नों को आप ये वीडियो देखने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपको ये टॉपिक किस हद तक समझ में आया है और कितना नहीं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछें, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। आने वाले वीडियो में हम अध्यावरण के दूसरे पार्ट में, जिसमें त्वचा के उपांगों की बात होगी, जैसे कि हमारे नाखून का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बालों का स्ट्रक्चर कैसा होता है और हमारे त्वचा में कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो इस बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस चैनल पर आने वाले अगले वीडियो से आप अपडेटेड रहें। थैंक यू।